हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लॉ कॉग्निशन। आज हम इस वीडियो में आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे, जो बात करता है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम पहले आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 और 2 को देखें तो 13 के क्लॉज 1 जो है वो आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से डील करता है और 13 का क्लॉज 2 हमारा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से डील करता है। तो अगर हम पहले देखें तो 13 की क्लॉज 1 क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले कोई लॉज ऐसा था जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था, वायलेशन में था, वायलेटिव था, तो जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ है उस दिन से वो सारे लॉज जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे वॉइड होंगे। मतलब इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोला है कि इनका कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आया है उसके बाद से ये एक्ट का कोई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, बट रैदर हम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देखेंगे, विच मीन्स कि अब से वो एक्ट और वो जो लॉज या वो जो प्रोविजन है वो वॉइड होंगे। हम एकदम स्टार्टिंग से उनको वॉइड नहीं बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे एक केस देखें, दैट इज केशव माधव मेनन का केस है। उन्होंने इस केस में क्या डील किया है, इनके केस में ये डील हुआ है कि जो हमारा आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 है उसमें जो भी इन्होंने एक्ट को या जो लॉज को इन्होंने वॉइड बोले है वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होंगे, वो फ्रॉम दैट वेरी टाइम वॉइड होंगे और आगे के लिए वॉइड होंगे। ठीक है, वॉइड मतलब नॉट इन्फोर्सिबल, फिनिश कर दिए जाएंगे उसको। ठीक है, वही अगर हम दूसरे पार्ट में आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 को देखें तो वो क्या बोलते हैं, वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में बात करते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद हम ऐसे कोई भी लॉज या कोई भी एक्ट नहीं बना सकते जो हमारे फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रवेंशन में हो, अगेंस्ट हो। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी लॉ या एक्ट बनता है तो वो कैसा होगा, वो वॉइड एब इनिशियो होगा। मतलब जब से बना है वो तब से वॉइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा डिफरेंस करने का रीज़न क्या है, बहुत क्लियरली हमें समझ आ रहा है कि अगर हमने एक कोई बिग लॉ बना दिया, दैट इज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम ग्रैंड नॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगर कुछ भी अगेंस्ट होगा तो उसको, और वो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली वो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ही वॉइड होगा। बट अगर कुछ ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले से चलता आ रहा है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया तब से आगे के लिए वो वॉइड हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, अब अगर हम इसी में देखें तो हम दो तीन डॉक्ट्रिन्स भी डील करते हैं। तो डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको समझेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेबिलिटी अगर हम नाम से ही समझें तो ये क्या बोलती है कि सीवियर करना, मतलब अलग करना। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई एक्ट, ठीक है, या अगर कोई लॉ या कुछ ऐसा पास किया है पार्लियामेंट ने जो क्या है, ऐसा है कि उसका कुछ पार्ट अगर ऐसा है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव में है, कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेटिव में है, और कुछ अगर आपका ऐसा है जो आपका प्रॉपर इन्फोर्सिएबल है, ठीक है, वो वायलेटिव नहीं है। तो इसमें क्या देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि अगर जो वायलेटिव पोर्शन है और जो नॉन वायलेटिव पोर्शन है उसको अगर हम अलग कर सकते हैं तो हम उनको अलग करके जो वायलेटिव पोर्शन है उसको हटा देंगे। ठीक है, तो अब हम ये कैसे करेंगे, तो इसमें एक और पॉइंट हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि सपोज करो कोई एक्ट आया है, ठीक है, उसका कुछ पोर्शन जो था वो आपके फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंज कर रहा था। तो यहाँ पे अगर हम उसको रिमूव करेंगे तो हमें एक ये बात भी देखनी होगी कि इफ़ वी आर रिमूविंग दैट पोर्शन और बाकी के पोर्शन को हम रख रहे, तो क्या जो उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब उस एक्ट को किस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया था वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो तब भी फुलफिल हो रहा होगा तब हम उस पोर्शन को हटा के साइड कर देंगे और रिमेनिंग जो प्रोविजंस है उसको हम रखेंगे और वो एक्ट को हम इन्फोर्स मानेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि उसको हटाने से जो बेसिक ऑब्जेक्टिव भी था वो एक्ट का वो फिनिश हो जा रहा है, वो नहीं बच रहा है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो पूरा एक्ट का ही मतलब फिनिश हो जाता है। फिर जो छोटे मोटे प्रोविजंस होंगे उनको रखने का कोई मतलब नहीं है। वो इंटायर एक्ट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अनइन्फोर्सिबल हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, बिकॉज दे आर इन कॉन्ट्रावेंशन विथ योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेबिलिटी, आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। नाम से हमें समझने की कोशिश करना होगा, वी शुड नेवर एवर लर्न इट। ओके, सीवियर सीवियर करना, अलग करना, सिंपल नाम से आप समझो तो आपको कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगी। ठीक है, कुछ केसेस थे इसमें, जैसे कि स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफ एन बलसारा हो गया,
RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। अब अगर हम आगे डॉक्ट्रिन देखें तो दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अब इसको भी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इक्लिप्स तो सबको ही कॉमनली जानता होगा। इक्लिप्स क्या होता है? चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, ग्रहण बेसिकली, है ना। तो उसमें क्या होता है, एक के ऊपर एक आ जाती है ऑब्जेक्ट, है ना, कभी, ठीक है, मतलब एक तरह से कवर कर दिए जाते हैं। ग्रहण में क्या होता है, कवर कर दी जाती है ना, हमेशा के लिए हटती तो है नहीं, ठीक है। तो वैसे ही ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी याद रखना होगा कि क्या होता है कि अगर कोई प्रोविज़न ऐसा है जो हमारे फंडामेंटल का राइट का इन्फ्रिंज कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव नहीं करते हैं, रैदर उसके ऊपर एक शील्ड लगा दी जाती है, उसको कवर कर दिया जाता है, उसको ढक दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि वो अभी फॉर अ टाइम बीइंग ये इन ऑपरेटिव नेचर का है, अभी इस प्रोविज़न को हम नहीं फॉलो करते, ये अभी के लिए रिमूव्ड है, नॉट इंटायरली रिमूव्ड है, अभी के लिए ये हटाया हुआ है, बट इन फ्यूचर ये कभी भी क्या हो सकता है, वापस से ऑपरेशन में आ सकता है अगर हम उसका कवर हटा दे तो, ठीक है। ये होता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इंटायरली हम इसको रिमूव नहीं करते, ठीक है, हटाते नहीं है, वॉइड नहीं करते हैं, रैदर हम इसको एक तरह से ढक देते हैं, ठीक है, जिसको हम बाद में वापस से यूज़ में ला सकते हैं, ओके। इसमें भी कुछ केसेस है, जैसे कि आपका हो गया बिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ MP, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स, ठीक है। अब अगर इसके बाद हम थर्ड डॉक्ट्रिन देखें तो वो है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। ये सिंपल नाम से अगर हम समझे इसको भी तो वेवर, वेवर मतलब वेव ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, ये है कि क्या जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसको, क्या जो सिटीजन है उसको वो वेव ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मतलब कि सपोज करो मेरा कोई फंडामेंटल राइट है जो वायलेट हो रहा है, ओके, अब मैं सोचूंगी कि यार ठीक है, मेरे को यूज़ नहीं करना अपना फंडामेंटल राइट, तो चलो छोड़ो, मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ या नहीं? तो द आंसर इज नो। फंडामेंटल राइट जो आपको दी गई है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। आप चाह के भी उसको वेव ऑफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई भी सिटीजन आपका इस राइट को वेव ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है। ये है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। इसका अगर हम केस देखें तो वो है बहराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, बशेश्वर नाथ वर्सेस IT कमीशन, ठीक है। आई होप इस डॉक्ट्रिन तक आपको कोई डाउट नहीं हुई होगी और क्लॉज 1 और क्लॉज 2 बहुत क्लियरली अभी तक आपको समझ आ गया होगा। अब अगर हम आगे देखें आर्टिकल 13 क्लॉज 3, तो वो हमारा लॉ की टर्म को डिफाइन करता है। वो ये बोलता है लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाईलॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज दैट इज़ इन फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ बेसिकली। तो वो सारे आपके लॉ के डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। और जितने भी लॉ आपका लेजिस्लेचर बनाता है, ठीक है, या फिर कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिनको अथॉरिटी दी गई हुई है लॉ पास करने की, तो वो भी सब इसके अंदर ही इंक्लूड होते, ठीक है। नाउ हेयर अगेन देयर वाज वन मोर क्वेश्चन कि ये जो अमेंडमेंट होती है, अमेंडमेंट कहाँ होती है, आर्टिकल 368 के थ्रू जो हम अमेंडमेंट लाते हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट अमेंडमेंट्स करती है, अमेंडमेंट्स आती है, क्या वो लॉ के डेफिनेशन के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग देयर आर फ्यू जजमेंट्स, हम सीरीज़ से देखेंगे कैसे कैसे डिसीजंस आए, ठीक है। तो सबसे पहला केस था हमारा शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, 1951 का जजमेंट है। इस केस में क्या बोला गया था, इन्होंने बोला कि अमेंडमेंट जो है वो आपका सुप्रीम पावर है, ठीक है, और इसको हम कोई नॉर्मल लेजिस्लेटिव पावर के थ्रू कंपेयर नहीं कर सकते, और अमेंडमेंट जो है वुड नॉट बी लॉ, ठीक है। बेसिकली इन्होंने अमेंडमेंट को लॉ के डेफिनेशन के अंदर नहीं रखा था अंडर आर्टिकल 13, और अब जैसे कि इन्होंने नहीं रखा तो इनका कहना था कि आप अमेंडमेंट के थ्रू कुछ भी ला सकते हो, ठीक है, वो आपका लॉ का के डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। इसके बाद एक डिसीजन आया हमारा IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अमेंडमेंट्स जो होंगे वो आपका लॉ होगा, और सिंस वो लॉ होगा तो वो आपके आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के परव्यू में आएगा, और जैसे हम बाकी सारे चीज़ों को डील करते हैं, जैसे जैसे उनका प्रोसेस होता है वैसे ही इसका भी अमेंडमेंट का भी प्रोसेस होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा डिसीजन आया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, ठीक है। ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला अमेंडमेंट इज़ नॉट लॉ, ठीक है। बेसिकली गोलकनाथ के डिसीजन को इन्होंने ओवर रूल कर दिया, और ये यहाँ पे फाइनली कंक्लूड हो गया था कि जो अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं है। लेकिन फर्दर इन्होंने और प्रोविजंस भी इसमें और क्लॉजेस भी ऐड किए थे, ऑल दो
वो हम अब देखेंगे जब हम जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो। बट अगर लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें तो अमेंडमेंट को इन्होंने लॉ की कैटेगरी में नहीं रखा था। लेकिन येस, जुडिशियल रिव्यू का अगर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वहाँ पे इन्होंने अमेंडमेंट को जुडिशियल रिव्यू की कैटेगरी के अंदर डाला था। ओके, ठीक है, वो अभी हम जस्ट जब एक बार क्लॉज 4 देख ले उसके बाद हम डील करेंगे उसका भी प्रोसेस पूरा। बट अगर हम अमेंडमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्या वो लॉ है कि नहीं है, येस और नो वाला अगर आंसर देखें तो द आंसर वुड बी नो। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट रूल दैट इज़ प्रिवेलिंग नाउ। ओके, अब अगर हम आर्टिकल 13 का 4th क्लॉज देखें तो ये बेसिकली हमारा 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था। इसके ऐड होने के पीछे भी बहुत कहानी थी। देयर वॉज अ ह्यूज स्टोरी गोइंग ऑन। देयर वॉज प्रायर बहुत जजमेंट्स आए हुए थे, बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज चल रहे थे। फिर एट द एंड आपका 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये क्लॉज को ऐड किया गया था। बेसिकली 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी वो किसके रिकमेंडेशन में हुई थी? वो हुई थी हमारी स्वर्ण सिंह कमेटी की। ओके, स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी एंड देन आपका ये अमेंडमेंट लाया गया था। ओके, अब अगर हम देखें तो 4th क्लॉज में बेसिकली क्या था? आपका जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को ये कवर करते हैं। ठीक है, कि पावर है कि नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बेसिकली जुडिशियल रिव्यू करने की पावर दी गई है। ओके, तो अब अगर हम इसका पूरा स्टोरी वाइज अगर हम बोले इसको, या फिर हम अगर इसका पूरा प्रोसेस देखें तो क्या है कि बेसिकली कैसे हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड जुडिशियल रिव्यू डेवलप हुआ। ठीक है, हम वो अब जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा अगर हम केस के थ्रू जाए, सबसे पहला केस था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ठीक है, 1951 का जजमेंट है। इसमें क्या हुआ था? इसमें कोर्ट ने बोला था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, वो आपका वैलिड होगा इवन इफ वो आपका क्या करे, फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करे, टेक अवे करे या फिर आपका वायलेट करे। ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तब भी वैलिड होगा, मतलब उसके ऊपर कोई चेक एंड रूल नहीं चलेगा। ठीक है, ये हमारा शंकरी प्रसाद का जजमेंट था। और अभी जैसे हमने क्लॉज 3 का देखा कि क्या ये अमेंडमेंट है कि नहीं, तो इन्होंने बोला था अमेंडमेंट नहीं, अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है ना। दोनों को अगर हम लिंक अप कर सकते हैं क्योंकि हमने पहला वाला पॉइंट देख लिया है कि कौन से केस ने अमेंडमेंट को लॉ के डेफिनेशन के अंदर रखा, किसने नहीं रखा। ठीक है, तो इन्होंने अमेंडमेंट को तो लॉ के डेफिनेशन के अंदर नहीं रखा और फिर इन्होंने ये बोला कि भैया अमेंडमेंट जो है वो सुप्रीम है। ठीक है, आप अमेंडमेंट के थ्रू कुछ भी कर सकते हो, फंडामेंटल राइट ले भी सकते हो। ठीक है, उसको वायलेट भी कर सकते हो। फिर आया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जजमेंट, 1965 का जजमेंट है। इन्होंने भी क्या किया, शंकरी प्रसाद का जो डिसीजन था उसको ओवररूल अप्रूव किया, मतलब अपहेल्ड किया, सेम इट वेंट अहेड विद द सेम डिसीजन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1967 का जजमेंट है। 11 जज बेंच का डिसीजन है, 6:5 रेशियो में डिसीजन आया था और बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ओवररूल किया था जो हमारा शंकरी प्रसाद का डिसीजन था। और इन्होंने यहाँ बोला पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है अमेंडमेंट का। किस चीज़ के अमेंडमेंट का? पार्ट 3 में अमेंडमेंट का, मतलब फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। ठीक है, ये आपका आईसी गोलकनाथ में बोला गया था। और अगर हम अमेंडमेंट लॉ है कि नहीं इस पॉइंट से देखें तो इन्होंने अमेंडमेंट को लॉ के डेफिनेशन के अंदर रखा था, है ना। अब ये जो कॉन्ट्रोवर्सीज और ये क्योर्स क्रिएट किए गए थे आईसी गोलकनाथ के केस में, उसके बाद लाया गया था हमारा 24th अमेंडमेंट। ठीक है, तो जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हमारी गोलकनाथ के केस में आई थी उसको रिमूव करने के लिए बेसिकली 24th अमेंडमेंट लाया गया था। और यहाँ पे पार्लियामेंट को क्या किया गया था, बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी, अमेंडिंग पावर्स पार्लियामेंट के पास थे और ये बहुत ज़्यादा पावर्स थे। ठीक है, अब ये जब 24th अमेंडमेंट आ गया उसके बाद हमारा आया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस, 1973 का जजमेंट है। ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है और आज भी यही प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट जजमेंट। इसमें अगर हम देखें तो इन्होंने पहले तो गोलकनाथ के जजमेंट को ओवररूल किया गया। ठीक है, और जितनी भी आपकी 24th अमेंडमेंट के थ्रू जो पॉइंट्स आए थे उनकी वैलिडिटी को इस केस में बेसिकली चैलेंज किया गया था। 13 जज बेंच था, 7:6 रेशियो में डिसीजन आया था। ठीक है, और मेजॉरिटी ने क्या बोला था? मेजॉरिटी ने यहाँ पे ये बोला था कि पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, लेकिन ये जो पावर है वो आपका आर्टिकल्स के अमेंडमेंट तक जाता है, ये आपका अनलिमिटेड पावर नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो पावर है वो आपके विथ लिमिटेशंस है।
आप बेसिक फीचर और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चेंज कर सकते, ना ही आप कोई ऐसा फंडामेंटल राइट्स में चेंज या अब्रिज कर सकते हो, ठीक है। मतलब जुडिशियल रिव्यू आपकी चलेगी साइड बाय साइड, ठीक है। अगर आप ऐसा कोई भी लॉ ला रहे हो या कुछ भी ला रहे हो जो आपका जो आपके क्या फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर रहा है, तो वो आपका हटाया भी जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। मतलब चेक एंड बैलेंस चलता रहेगा, ठीक है। इसके पहले क्या हो गया था कि आप कुछ भी लॉ बनाओ, दैट कैन नॉट हैव एनी से ऑन इट, वी डू नॉट हैव एनी से ऑन इट, है ना। तो केशवानंद भारती के जजमेंट में इन्होंने क्या किया, क्लैरिफाई की चीज़ों को। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पहले तो अमेंडमेंट के पॉइंट से देखे तो इन्होंने क्लियर बोल दिया अमेंडमेंट तो लॉ नहीं है, ठीक है। गोलकनाथ को इन्होंने ओवर रूल कर दिया अमेंडमेंट पॉइंट पे। फिर दूसरी बात, सज्जन सिंह का जो डिसीजन था कि आपके पास अनलिमिटेड पावर है, वो भी यहाँ पे इन्होंने एक तरह से इस पॉइंट को भी हटाया और इन्होंने ये बोला कि अनलिमिटेड पावर है बट विथ रिस्ट्रिक्शंस भी है, ठीक है। मतलब आप कुछ भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते जिससे आपकी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफीट हो, ठीक है। आप जो करना चाहो करो, बट आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उसके पास जुडिशियल रिव्यू करने का पावर है, और अगर उसको जुडिशियल रिव्यू के बाद लगता है कि ये जो लॉ है वो आपका अब्रिज कर रहा है फंडामेंटल राइट को, तो वो उस लॉ को इन्फोर्स होने से रोक सकती है, ठीक है। वेरी मच क्लियर, ओके। इसके बाद हमारा आया था 42nd अमेंडमेंट, दैट इज़ 1976 में आया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें ही इन्होंने फिर क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 368 को क्या किया, ऐड किया 368 में। आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 एंड 5 को ऐड किया गया था, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और यहाँ पे जब अगर हम देखें तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने पार्लियामेंट को भी ना बहुत सुप्रीम पावर दे दिया था, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ पावर हो गई थी पार्लियामेंट के पास। इसके बाद एक और डिसीजन था जो हमें देखना है, 1980 का जजमेंट है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी यही सेम बात बोली गई थी कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब आप कुछ भी करो, आप जुडिशियल रिव्यू से बच नहीं सकते हो। तो अगर कुछ भी अमेंडमेंट कर रहे हो या कुछ भी आप ऐसी चीज़ें ला रहे हो, ठीक है, पार्लियामेंट अगर ऐसी कोई भी चीज़ ला रही है तो वो आपका जुडिशियल रिव्यू से गो थ्रू करेगा ही करेगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वाज हेल्ड इन मिनर्वा मिल्स केस। और आज भी हमारे यही फॉलो हो रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी लॉ तो ला सकती है, कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है, दे आर फ्री टू डू दैट, उसमें कोई इशू नहीं है। बट येस, इट इज़ नॉट इंटायरली लेफ्ट ऑन पार्लियामेंट। मतलब आप कुछ भी लॉ बनाओ उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं है। देयर इज चेक एंड बैलेंस, जुडिशियल रिव्यू नामक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास पावर है 32-226 आर्टिकल में, है ना। तो वो जुडिशियल रिव्यू करेगी, विच इज़ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू को बेसिक फीचर के अंदर माना गया है, ऐसा फीचर जिसको आप नहीं हटा सकते हो, ठीक है। मिनर्वा मिल्स केस में ये बोला गया था, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट ना हो, सब चीज़ क्लियर हो गई हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, आर्टिकल 13 में कुछ क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है, तो आप प्लीज़ पोस्ट करिए, मैं आपको रिवर्ट बैक करूँगी, ठीक है। स्टिल अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट रह गया है या कुछ और इन्फॉर्मेशन यू आर हैविंग, आई वुड लव टू एक्सेप्ट दैट, ओके। Here I am ending with this session, okay. मेरे तरफ से आर्टिकल 13 I am ending it. I hope I was very clear to you, आप लोग सबको समझ आया है। और प्लीज़ डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।